Assalamu alaikum, dear students. Now today we discuss about the unit number 12, 10th class physics review questions. Last time हमने 6 questions कर लिए थे. आज इंशाल्लाह हम 12.7 से onward questions करेंगे. 12.7 की statement क्या है? State the law of refraction of the light and show they may be verified using the rectangular glass slab and the pin. एक छोटा सा उसने एक्सपेरिमेंट भी कहा है कि शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड, ये किस तरह से वेरीफाइड होगा. इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है. तो चलें बेटा इसको डिस्क्राइब करते हैं. इसके लिए आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे चलते हैं. ये है बेटा हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम में है. ये पेज नंबर 42 पे, ठीक है. तो उर्दू मीडियम भी देख लीजिएगा इस टॉपिक को. नेक्स्ट चलते हैं. हमारे पास इसके नीचे जो हमने पॉइंट आउट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कहा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन करें. तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. मसलन यहाँ पे देखिए आपने ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये डिस्क्राइब करने हैं. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन विच व्हाट ही से द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of the incident all lie in the same plane. कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं. पहली बात. दूसरी बात, द रेशियो ऑफ द साइन, दैट्स इट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन इंसिडेंट एंगल और साइन रिफ्रैक्टिंग एंगल, इन दोनों की जो रेशियो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट के इक्वल होती है. एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इस कांस्टेंट को हम किसका नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द स्नेल्स लॉ. इसे हम स्नेल्स लॉ का नाम भी देते हैं. अब चलते हैं बेटा इस बात को प्रूफ करने के लिए बाय यूजिंग द ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये एक ग्लास स्लैब है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया हुआ. हम फर्ज करते हैं ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब में एक तरफ से रोशनी आ रही है और दूसरी तरफ से जा रही है. चलें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. यहाँ पे देखें जी, हम बनाते हैं यहाँ पे एक डायग्राम जिसमें हम जो है जी बेटा यहाँ देखिएगा, हमने सपोज किया कि ये एक रेक्टेंगल शेप है. इसे हम ग्लास स्लैब का नाम देते हैं. हम क्या करते हैं, 2 पिंस लेते हैं, एक यहाँ पे अटैच कर देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं. ये पिंस बेसिकली शो करेंगी एक इंसिडेंट रे को, ठीक है. और इन 2 पिंस से मिलाती हुई एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. ये मैंने ड्रॉ कर दी. सपोज करें कि ये रोशनी की एक रे है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जिसको मैंने ये 2 पिन से जाहिर किया है. ये बात तो अंडरस्टूड है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों में आती है तो फिर ही हमें वो चीज़ नज़र आती है. तो इसका मतलब अगर ये 2 पिंस मुझे यहाँ से, ये ग्लास स्लैब जो है वो बेसिकली इसकी शेप कुछ इस तरह से है. मैं आपको थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात क्लियर हो सके. ये ग्लास स्लैब बेसिकली ये देखिएगा, इसकी कुछ हाइट भी है, कुछ विड्थ है, कुछ लेंथ है, ठीक है. यहाँ से जब रे आती है तो यहाँ से इस तरफ से हमने 2 पिंस लगाई हैं और उन पिंस को, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला रेक्टेंगल हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये रेड कलर में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. इस सरफेस से हम उसको देख रहे हैं. जब हम यहाँ से इसको व्यू करते हैं तो हमें ये जो पिंस हैं वो नज़र आती हैं और उन पिंस के बिल्कुल सामने एक दूसरे के पीछे ही हम ये 2 पिंस लगा देते हैं, ठीक है. और फिर इन दोनों पिंस में से भी ये इस तरह से हमने पिंस की एडजस्टमेंट की कि इस पिन के पीछे ये वाली पिन और इस लेंस, इस स्लैब के अंदर ये जो दोनों पिन है वो हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रही,
ये जो दो पिंस हैं बेटा वो हमें इस साइड पे नज़र नहीं आ रही, बल्कि इनके बिल्कुल पीछे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्लियर है? जैसे कि ये आपके सामने मैं इस लाइन को यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पिंस हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सपोज। क्लियर है? तो ये एक इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टिव रे थी। अब इसके इनसाइड ग्लास स्लैब में क्या हुआ होगा? डेफिनेटली जो रेज हैं वो आपस में किस तरह से मूव की होगी, तो उसको मैं एक ब्लैकिंग से शो करता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मैच कर दूँ, ये देखिए बेटा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिव रे है, और ये इसका वो सरफेस पॉइंट पे है और ये इसका सरफेस पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रेज जो है वो जो है लाई करनी है। अगर इनके ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूँ, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ सपोज। यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ जी, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसका जो रियल पाथ है ना इस रोशनी का, वो बेसिकली बनता था बेटा ये वाला, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या इसका रियल पाथ बनता है, ये वाला रियल पाथ बनता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। तो दोनों सूरतों में जब रेयर से डेंसर मीडियम में या डेंसर से रेयर मीडियम में आई, तो दोनों सूरतों में जो है वो लाइट जो है वो क्या होगी, बेंड होगी। तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस, इसमें से गुजरने के बाद ये दोबारा अपने उसी रास्ते पे ट्रैवल कर रही है जिस रास्ते पे वो पहले ट्रैवल कर रही थी। तो इससे ये साबित होता है कि जो लाइट है वो बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्शन करती है। तो ये था बेटा हमारा आज का इस क्वेश्चन का हिस्सा, जिसको हमने सिर्फ समझना था और इसको अपने ही कॉन्सेप्ट में डिस्क्राइब करना है इन आवर वर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास अंडर डिस्कशन है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक को मैं पहले तो डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसका आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन का आंसर है द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से। तो यहाँ पे आ जाए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये है हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था टॉपिक, उससे बिल्कुल अगला ही टॉपिक जो है वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके मतलब पहले से डिस्क्रिप्शन तो हो चुकी हुई है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन के हवाले से या स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ, तो ये पूरा एक पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। और वो डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी सुनते जाइएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये एक रे आ रही है, ठीक है, और ये कहाँ से आ रही है, ये कौन सा मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, ग्लास स्लैब कह लें या पानी कह लें, कुछ भी कह लें, ये एक डेंसर मीडियम है। वहाँ पे हमने एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट रखा जहाँ से लाइट निकल रही है, और ये रोशनी की जो है लाइट है ये इस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ये है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इस इंसिडेंट एंगल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब वो इंक्रीज़ हो गया, जब ये इंक्रीज़ होगा तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बढ़ेगा। तो रे पहले यहाँ पे थी, अब ये कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे। और इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस दूसरी डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देता हूँ कि आलमोस्ट वो 90 के इक्वल हो जाता है। तो ये इसके पैरेलल ही हो जाएगी, ये जो रे होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर दैट अब यहाँ पे जो इसका एंगल है वो ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल के, इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल आपस में बराबर हो जाएगी। अब मैं अगर इंसिडेंट एंगल को इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, तो ये रोशनी दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले मीडियम में ही वापस आ जाती है। और मैंने बाकायदा तौर पर एनिमेटेड व्यू के साथ इस लेक्चर्स को डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इस वीडियो को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को व्यू कर सकते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है बेटा, तो लाइट जो है वो किसी दूसरे मीडियम में जाने के बजाय बल्कि इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इससे अगला जो शॉर्ट आंसर है, ये तो था
8 की बात कर रहे थे। अब जो 12.9 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर, इसी से अगला जो शॉर्ट आंसर है उसमें कहता है व्हाट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की टर्म और कंडीशन क्या हो सकती हैं। तो बेटा इसकी मैक्सिमम 2 कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल लाजमी करनी होगी। पहली बात तो सुन लें, पहली कंडीशन में ये है कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से ट्रैवल करे, किस में, रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम से किस में ट्रैवल करनी चाहिए, हमेशा इसे रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम कौन सा है, कसीव मीडियम और लतीफ़ मीडियम की जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये उसने लिखी हुई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन इज अ क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, फिर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हासिल होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हासिल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये थे बेटा जी हमारे पास 12.8 और ये है नीचे 12.9 स्टेट द कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन मैंने बताई हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12.10 कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रिटिकल एंगल क्या है और इसका रिलेशन क्या है उसके साथ। ओके नाउ यहाँ आ जाए बेटा दोबारा अपने उसी टॉपिक पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे पहले। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेटा यहाँ पे देखें, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे रिफ्रैक्टिव एंगल किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू जिस पे रिफ्रैक्टिव रे जो है उसके साथ बनने वाला, जो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है या रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। ऐसे इंसिडेंट एंगल को हम किसका नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे देखें जब ये 90 इक्वल की ओर आता है तो आई इज इक्वल टू किसके है, सी के इक्वल है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे फिर वाजिया कर देता हूँ। लेट्स सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू जिस पे रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 हो जाए, वो इंसिडेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू किसकी हो जाती है, क्रिटिकल एंगल। या यू कैन से दैट दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। इसको इंग्लिश में क्या से लिखेंगे, द इंसिडेंट एंगल एट विच द रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू, वो कीमत, वो वैल्यू, वो कीमत जिसके ऊपर रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री ज़ाविये का हो जाए उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये उर्दू में आगे डेफिनेशन। अब बात आती है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव एंगल का रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपने गौर किया हो तो सबसे पहला रिलेशन यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर तब है जब हमारे पास रे जो है फ्रॉम रे टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, रे टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है, तो आता है साइन आई ओवर साइन आर। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे जो है वो रोशनी डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, तो यही वैल्यू उलट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल एंगल है इसका रिलेशन 1/n है। यानी कि ये एक रिलेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि क्रिटिकल एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, जहाँ पे फार्मूला था साइन आई ओवर साइन आर, वहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन क्रिटिकल एंगल के लिए साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, साइन आर ओवर साइन आई।
ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। क्लियर होगी बात बेटा। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके जी, इन दोनों के दरमियान क्या है, माकूस मतनासब। उर्दू में इसे क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को माकूस मतनासब के। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो माकूस मुतनासब है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सही समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।